हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर से आपके बीच नया चैप्टर लेके आए हैं। नया चैप्टर वही जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे, उसी का सेकंड पार्ट, लेक्चर 2, क्या है सरल रेखा में गति। आज हम स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि मैंने फिजिक्स के लिए एक नया यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। मैथ के लिए। फिजिक्स के लिए आप फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट इसी पे देखेंगे, जबकि मैथ के जो नए कॉन्सेप्ट, मैथ के लिए जो कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे वो मेरे नए यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, जिसका नाम है मैथ वाला कॉन्सेप्ट। अब आप इस चैनल पे जाके और मैथ से रिलेटेड जितने वीडियो हैं आप देख सकते हैं। जिसको सर्च करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। इस लिंक पे क्लिक करके और आप मैथ के वीडियो वहाँ पे बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सरल रेखा में गति के बारे में। स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने रेस्ट और मोशन के बारे में स्टडी किया था कि रेस्ट पोजीशन कब होती है ऑब्जेक्ट की, और मोशन में हम कब ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहते हैं। तो आज हम उसी मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी स्थिति को लगातार बदल रहा है, पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में कहलाता है किसी बिंदु के सापेक्ष। तो मोशन को हम स्टडी करने के लिए, चूँकि ये बहुत ही ब्रॉड सेक्टर है, इसलिए मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। हम गति के 3 प्रकार के बारे में स्टडी करेंगे, और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। पहला जो स्टूडेंट है वो कहते हैं स्थानांतरित गति। स्थानांतरित गति, थोड़ा सा हिंदी वर्ड ज़्यादा बड़ा है इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में भी लिख दिया। इंग्लिश वर्ड होता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन। सेकंड जो होता है उसको हम कह सकते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति, जिसको इंग्लिश में स्टूडेंट रोटेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। रोटेटरी मोशन। और थर्ड, जिसको हम दोलनीय गति कहते हैं। दोलनीय गति। स्टूडेंट, हम फिजिक्स के बाय पार्ट करके, एनालिसिस करके आपको सारे टॉपिक ले के आते हैं, और आप एक डे टू डे क्लास में पूरे कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। तो दोलनीय गति को इंग्लिश में ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। तो ये 3 टाइप के मोशन हम स्टडी करेंगे। फिर से एक बार मैं डिस्कस कर लूँ, स्थानांतरित गति, घूर्णन गति और दोलनीय गति। इन तीनों मोशन के बारे में हमको स्टडी करना है। लेकिन इस चैप्टर में ये तीनों मोशन काइनेमेटिक के पार्ट हैं स्टूडेंट, बट हम इस चैप्टर में ओनली स्थानांतरित गति के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम सरल रेखीय गति भी कहते हैं। इसी को सरल रेखीय गति, इसी को कहते हैं सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्यों? स्टूडेंट, ट्रांसलेटरी मोशन और इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन, इसको स्ट्रेट लाइन मोशन के नाम से भी जानते हैं। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। स्ट्रेट लाइन मोशन में और ट्रांसलेटरी मोशन में एक छोटा सा डिफरेंस है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से दोनों सेम है, बस डिफरेंस कहाँ है आइए देख लेते हैं उसको भी। तो जैसे कि स्टूडेंट, अगर मान लीजिए कोई ट्रैवलर है और वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, जैसे मैं फिगर के साथ दे देता हूँ आपको ताकि पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सपोज ये कोई ट्रेन है, मूवमेंट कर रही है, और इसमें 2 यात्री बैठे हैं। मैं बेंच भी लगा दिया उनको बैठने के लिए, यहाँ पर भी एक बेंच लगा दिया, नहीं तो बेचारे खड़े खड़े, तो यहाँ पर भी एक बेंच लगा दिया। और इंजन तो है ही नहीं, तो इंजन तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो ये हो गया इंजन, इसमें भी एक हो गया ड्राइवर हो गया, जैसे कि यहाँ पर चला रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगर कोई यात्री है वो ट्रेन में सफ़र कर रहा है, तो स्टूडेंट समय समय के बाद ये ट्रेन अपनी पोजीशन को लगातार चेंज करेगी और एक निश्चित डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। तो समय समय के साथ ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, यानी ट्रांसवर्स हो रही है एक प्लेस से अनदर प्लेस पे, फिर अनदर प्लेस पे। तो इस प्रकार से जो उसका स्थानांतरण हो रहा है, तो इसका जो मोशन होगा वह होगा स्थानांतरित गति यानी ट्रांसलेटरी मोशन।
लेकिन जो इसमें बैठे हुए यात्री हैं वो जब मूव करेंगे तो इनके एक लाइन पे ही ये इनका मोशन होगा। तो इस ट्रेन में बैठे हुए पर्सन को, जो एक बहुत ही छोटा सा है, जिसको हम बिंदु द्रव्यमान कहेंगे, बिंदु द्रव्यमान, इस ट्रेन के सापेक्ष जो इस यात्री का जो मास होगा बहुत ही नैरो होगा, इसलिए इसको पॉइंट मास के नाम से जानते हैं। तो पॉइंट मास के लिए ट्रांसलेटरी मोशन को हम स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं, बट पूरी ट्रेन के बारे में अगर हम स्टडी करें तो इसको ट्रांसलेटरी मोशन के नाम से जानेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। पॉइंट मास यानी छोटे से द्रव्यमान के लिए जो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा और पूरी ट्रेन के लिए ट्रांसलेटरी मोशन होगा। ठीक वैसे ही घूर्णन गति स्टूडेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं झूला ले लिया, झूला बहुत बड़ा होता है, अब उसमें झूले में बहुत सारे लोग बैठते हैं छोटे छोटे बॉक्स में, तो पूरे झूले का जो मोशन हो रहा है वो एक्सिस के अलोंग वो घूमता है। तो झूले का जो मोशन है वो रोटेटरी मोशन, बट उसमें जो पर्सन बैठता है, पर्सन जो बैठेगा वो उसका मास जो होता है बहुत नैरो होता है, तो पॉइंट मास उसको कहेंगे। पॉइंट मास के लिए जो वो होगा उसको हम कहेंगे वृत्तीय गति, जिसको इंग्लिश में सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पॉइंट मास के लिए सर्कुलर मोशन और पूरे ऑब्जेक्ट के लिए हम रोटेटरी मोशन के नाम से जानेंगे वहाँ पे। ठीक वैसे ही दोलनीय गति, अगर घड़ी का पेंडुलम है, घड़ी के पेंडुलम को हम चर्चा करें तो घड़ी का पेंडुलम ऑसिलेशन करता है, ऑसिलेटरी मोशन, बट पेंडुलम का एक छोटा सा पार्टिकल नीचे का वो जो होता है वो वाइब्रेटरी मोशन करता है। मैं दूसरे एग्जांपल से भी आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए को हम कोई तालाब है, तो तालाब में अगर हम एक पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ पे वेव्स जनरेट होती हैं, तो पूरा वेव जो हो गया स्टूडेंट वो दोलनीय गति हो गया यानी ऑसिलेटरी मोशन। बट जो वाटर का एक छोटा सा मॉलिक्यूल है वो जो अपने प्लेस पे मूवमेंट करता है वो हो जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, कंपनीय गति, वाइब्रेटरी मोशन। तो इसको हम सेकेंड लैंग्वेज में कंपनीय गति, जिसको वाइब्रेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। तो पॉइंट मास जब मूवमेंट करता है, फिर से एक बार समझ लीजिए, पॉइंट मास जब अगर ऑसिलेशन करेगा तो उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। ठीक, और अगर पूरे वेव के बारे में हम चर्चा करें तो उसको ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। लेकिन जस्ट वैसे यहाँ पर भी अगर पॉइंट मास मोशन करेगा तो हम उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे, बट पूरा ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो रोटेटरी मोशन कहेंगे। ठीक वैसे ही अगर पूरी ट्रेन मोशन कर रही है तो इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, और केवल उसमें बैठा हुआ एक पॉइंट मास मोशन कर रहा है तो पॉइंट मास के बारे में डिस्कस करने के लिए हम उसको स्ट्रेट लाइन मोशन के नाम से जानेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में सरल रेखीय गति के बारे में। तो सरल रेखीय गति को समझने से पहले हमको कुछ बेसिक पॉइंट समझने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर कुछ एडवांस क्वेश्चन न्यूमेरिकल के साथ भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। तो शुरू करते हैं, एक हम लिख लेते हैं डिस्टेंस और दूसरे साइड लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसको प्रॉब्लम हो उसको हिंदी में भी इसको विस्थापन कहेंगे और इसको कहेंगे दूरी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा दूरी और विस्थापन। स्टूडेंट ये बेसिक कंसेप्ट है, बट यहाँ पर जो न्यूमेरिकल देखेंगे कुछ एडवांस क्वेश्चन वहाँ पे। तो डिस्टेंस क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी बात है। डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट द्वारा जो चली गई लेंथ होती है, ट्रेवल करने पर उसके द्वारा जो लेंथ ट्रेवल किया जाता है उसी को हम फिजिक्स के लैंग्वेज में दूरी कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, किसी वस्तु द्वारा चले गए मार्ग की जो लंबाई होती है, मार्ग की कुल लंबाई को ही दूरी कहा जाता है। यानी यहाँ पर डिस्टेंस जो होता है वो मार्ग की कुल लंबाई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पहला डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट द्वारा चले गए मार्ग की कुल लंबाई यानी टोटल लेंथ ऑफ पाथ, उसी को हम कहेंगे डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह किसी वस्तु की गति प्रारंभ होने से गति खत्म होने के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वस्तु के प्रारंभिक
प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होती है। फिर से एक बार मैं यहाँ पर दोहराना चाहता हूँ, स्टूडेंट, मार्ग की कुल लंबाई को हम डिस्टेंस कहते हैं और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, एक पॉइंट से चला, ए से चला और बी तक पहुँचा 5 किलोमीटर, तो उसके द्वारा जो चला गया डिस्टेंस हुआ वो हो जाएगा 5 किलोमीटर। आई थिंक आप समझ गए होंगे, क्योंकि पाथ की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर। ठीक वैसे ही अगर एक लड़का ए से चला और बी तक पहुंचा तो 5 किलोमीटर यहाँ पर चला अगर सपोज, तो जो इनिशियल और फाइनल, अंतिम और प्रारंभिक बिंदु जो हैं, इनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो स्टूडेंट 5 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर हो गया। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल और बढ़ा देता हूँ। स्टूडेंट, एक लड़का ए से बी तक गया, फिर बी से फिर वापस आया सी, इस पॉइंट तक, सी तक 2 किलोमीटर वापस आ गया, तो टोटल जो डिस्टेंस चला है वो स्टूडेंट कैसे हम फाइंड करेंगे? तो 5 किलोमीटर पहले चला था और फिर 2 किलोमीटर वापस आया, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है? यहाँ पर कंडीशन है कि अगर हम 5 किलोमीटर गए और फिर सी पॉइंट पे आ गए 2 किलोमीटर वापस, तो यहाँ पर विस्थापन जो होगा वो 5 और माइनस अपोजिट डायरेक्शन में आया है, तो -2 यानी 5 - 2 3 हो जाएगा, 3 किलोमीटर। अभी 3 क्यों आया? क्योंकि डिफिनेशन यही कहता है कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्ट डिस्टेंस। तो फाइनल पोजीशन जो थी सी पर आके स्टॉप हुआ है और इनिशियल पहले वो कहाँ था? तो ए पर था। तो ए और सी के बीच की डिस्टेंस 2 किलोमीटर, इसको माइनस कर देंगे तो जो रिक्वायर्ड बचेगा वो 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये विस्थापन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे चेंजिंग हो गई, डिस्टेंस हो गया 7 किलोमीटर और विस्थापन हो गया 3 किलोमीटर। तो दोनों में डिफरेंस है। अब ऐसे ही अगर हम तीसरा एग्जांपल लें, सपोज ये एक लड़का ए से चला और बी तक पहुंचा और फिर बी से चल के ए तक पहुंच गया 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर गया है और 5 किलोमीटर वापस आया है, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। आई थिंक आप समझ गए होंगे। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा? अगर एक लड़का 5 किलोमीटर ए से गया बी तक 5 किलोमीटर और फिर 5 किलोमीटर वापस चला आया, तो 5 किलोमीटर गया है और फाइनल पोजीशन इसकी फिर वहाँ पे जहाँ पे था उतनी पॉइंट पर आके स्टेबल हो गया है, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस 0, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा 0। आई थिंक आप समझ गए हो गए। डिस्टेंस यहाँ पे 10 किलोमीटर हो जा रही है, बट यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जा रहा है। तो ये अंतर होता है। मैं एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। सपोज एक पर्सन है, वो 5 किलोमीटर स्टूडेंट ए से बी तक जाता है 5 किलोमीटर और फिर बी से फिर वापस आता है और इधर अपने इनिशियल पॉइंट से 1 किलोमीटर और आगे निकल जाता है सी तक 1 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना, आइए देख लेते हैं। तो ए से बी तक जाने में 5 किलोमीटर, फिर बी से ए तक आने में फिर 5 किलोमीटर और फिर 1 किलोमीटर स्टूडेंट आगे निकल गया है, तो 1 किलोमीटर और जोड़ देंगे, 5 5 10 और 1 11 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे, यहाँ पे 11 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। बट इस कंडीशन में क्या होगा देखते हैं। तो मान लीजिए 5 किलोमीटर पहले वो गया है, पॉइंट ए से 5 किलोमीटर बी तक पहुंचा है 5 किलोमीटर और फिर बी से ए तक आया, फिर 1 किलोमीटर आगे निकल गया, 1 किलोमीटर और आगे निकल गया और पहुंच गया सी पॉइंट पर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो स्टूडेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस, इसी को हम कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट। तो पहले 5 किलोमीटर गया था, फिर जब वापस आया है अपोजिट डायरेक्शन में, तो 5 किलोमीटर ये और 1 किलोमीटर ये, 6 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में, तो -6 करेंगे तो ये -1 किलोमीटर। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है स्टूडेंट, ये निगेटिव आ रहा है। निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि उसने अपने डायरेक्शन को चेंज किया है और 1 किलोमीटर पीछे आया है, तो 1 किलोमीटर पीछे आ गया। तो इस तरह से हम फाइनली डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर फिर से समझ लेते हैं, जो डिस्टेंस होता है वो मार्ग की कुल लंबाई होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी होती है। तो सेकंड कंडीशन यहीं से बनता है। एक सेकंड डिफरेंस दोनों में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सेकंड डिफरेंस क्या है कि डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
ऑलवेज पॉजिटिव। आप हिंदी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जो दूरी होती है सदैव धनात्मक होती है। और सेकंड इसमें लिख सकते हैं इसमें लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट में कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है स्टूडेंट अभी पॉजिटिव भी हुआ था, जीरो भी हुआ था और निगेटिव भी हुआ था। तो ये आप दोनों के बीच डिफरेंस बता सकते हैं। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगी जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी हो सकता है। एक तीसरा डिफरेंस स्टूडेंट, जो डिस्टेंस है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, ऑलवेज जोड़ रहे हैं हम उसको, तो डिस्टेंस जो होता है अगर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, यानी यह एक अदिश राशि है। जबकि हम देख रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं, यानी ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा तो ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। आई थिंक आप समझ गए होंगे, स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस और वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। ठीक वैसे ही हम हमेशा ऑलवेज हम डिस्टेंस को पॉजिटिव फाइंड करेंगे, इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव जीरो फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। यहाँ पर हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, तो आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, मैनुअल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है और एक सेंटर से मैंने उसको मेजर किया है। सपोज ये हाफ डिस्टेंस मूव किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये आया, पॉइंट बी तक मूव करते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आर रेडियस के सर्किल में मूवमेंट कर रहा है। रेडियस इसकी आर है और ए से लेकर बी तक यहाँ पर ये आ गया। तो मैं दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रेडियस इसका आर है तो मैंने पूछा कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, एक डिस्टेंस निकालना है आपको, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक आने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। और सेकंड क्वेश्चन जो है मेरा वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना है ये भी फाइंड करना है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया है। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट जो डिस्टेंस होता है वो जो पाथ होता है, पाथ कितना पाथ वो ट्रेवल किया अपने पूरी ट्रेवलिंग के समय, उसी को पाथ की लेंथ को ही हम डिस्टेंस कहते हैं। तो यू नो ए से बी तक ये मूव कर रहा है। आप वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन अपने से कर लीजिए ताकि आंसर आप बता सकें। पॉज करिए, जल्दी करिए। ऑफ कोर्स कर लिए, आंसर आ गया होगा। चलिए देखते हैं, आंसर मिला लेंगे आप। तो ए से बी तक आने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यू नो ये एक सर्किल है, सर्किल का ये जो पेरीमीटर है एजेंट इसी पर ये ट्रेवल कर रहा है और ए से बी तक आ रहा है। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा इसका, डिस्टेंस इक्वल टू ये सर्किल का पेरीमीटर ऑफ सर्किल अपॉन, क्योंकि हाफ है तो हाफ पेरीमीटर ऑफ सर्किल ऐसे लिख सकते हैं। और पेरीमीटर जो होता है सर्किल जो होगा वो होगा 2 पाई आर। आप जानते हैं सर्किल का जो पेरीमीटर होता है अपॉन हाफ डिस्टेंस ए से बी तक था तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ऑफ कोर्स हो जाएगा पाई आर। ये जो भी यूनिट दिया रहेगा सेंटीमीटर मीटर जो भी आप ले लेंगे। तो आई थिंक आप डिस्टेंस ऐसे फाइंड कर लेंगे। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसके डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्ट डिस्टेंस होती है, तो ए से बी के बीच की शॉर्ट डिस्टेंस ये आर है तो ये भी आर होगी क्योंकि रेडियस है। तो आर और आर ये स्टूडेंट हो जाएगा आर प्लस आर इक्वल टू 2r। तो ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं और डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सर्कुलर मोशन के लिए आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट। तो एक क्वेश्चन स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा है एक कण 4 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 3 पूर्ण चक्कर करता है। यानी एक राउंड किया, फिर एक राउंड और किया, फिर एक राउंड और किया, 3 चक्कर कर रहा है। तो 3 चक्कर करने में उसको उसकी दूरी और विस्थापन फाइंड करना है। यानी दूरी मतलब डिस्टेंस और विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो आई थिंक आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पे 3 चक्कर करता है। सपोज एक बार ए से फिर ए तक आया,
फिर ए तक आया, फिर ए 3 बार चक्कर किया, तो तीनों में हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। आप इस क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट में लिख के बताएंगे, देखते हैं कौन कौन कमेंट करके आंसर बताता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट आपकी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लिखा है एक छात्र उत्तर की ओर 10 मीटर दूरी तय करता है। इट मीन्स उत्तर की ओर जा रहा है स्टूडेंट, तो उत्तर आप हम फिगर में देते हैं, ये ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, नॉर्थ, और ये होता है साउथ। तो लिखा है एक छात्र जो है उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जा रहा है। उत्तर मतलब ऊपर की ओर स्टूडेंट 10 किलोमीटर गया, मैंने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ले लिया। फिर लिखा है उसके बाद पूरब दिशा में मुड़कर 12 किलोमीटर दूरी तय करता है। पूरब मतलब इधर 12 किलोमीटर डिस्टेंस आगे जा रहा है, 12 किलोमीटर। और फिर लिखा है दूरी तय करता है छात्र द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन। छात्र द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट दूरी कितना ट्रेवल करेगा, वेरी सिंपल। 10 किलोमीटर पहले नॉर्थ क्या है, तो जो दूरी हो जाएगी 10 किलोमीटर प्लस 12 किलोमीटर और ट्रेवल किया है, तो 12 किलोमीटर, 10 और 12 22 किलोमीटर। बिकॉज दूरी इज ए स्केलर क्वांटिटी, जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो हम नॉर्मल जोड़ लेंगे इसको। बट अगर हम विस्थापन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं। तो 10 किलोमीटर और यहाँ पर इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगी, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेनस होगा वही डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम हाइपोटेनस निकालेंगे, तो लेंथ और ब्रेथ का स्क्वायर करके सम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर आप जानते हैं 100, 12 का स्क्वायर 104, सम कर लेंगे तो 244। अब इसका आप यहाँ पर स्क्वायर रूट कर देंगे और जो आंसर आएगा वहाँ पर हमको कमेंट में लिख के बता देंगे, या फिर आप इतना भी छोड़ सकते हैं। तो ऐसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो आप बहुत अच्छी तरीके से जान गए होंगे स्टूडेंट डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जिन लोगों को ये लगता है कि वीडियो अच्छा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मैं चाहता हूँ मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग जुड़ें, ताकि मुझे भी पावर मिले और मैं ऐसे ऐसे वीडियो आपके लाऊं ताकि आप उसका फ़ायदा उठाएं और बहुत आगे तक जाएं। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो कुछ और नए नए कॉन्सेप्ट आपके साथ सामने लेके आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूँ कि मैंने मैथ के लिए एक नया चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है मैथ वाला कॉन्सेप्ट। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, या फिर सर्च बॉक्स में जाके यूट्यूब के डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं मैथ वाले कॉन्सेप्ट को, और वहाँ पे मैथ की वीडियो प्रोवाइड आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो तक।